देखिए चैप्टर 13 है प्रोबेबिलिटी, और इसका जो बिगनिंग का पार्ट था वो 11th क्लास में भी है, और अभी 12th क्लास में उसके आगे के डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम यहाँ पर दी गई है। तो पहले हम ये समझ लें प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं जिनके मोर देन वन आंसर होते हैं, मोर देन वन जिनके रिजल्ट होते हैं, लेकिन कोई एक रिजल्ट एक बार में कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके 4 पॉसिबल रिजल्ट हैं तो वो चारों के चारों एक साथ हो जाए। ऐसे इवेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे इंसिडेंट जिनमें वन और मोर देन वन रिजल्ट पॉसिबल है, बट उनमें से कोई एक रिजल्ट ही कंप्लीट होता है, तो उसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी रहती है इस बात की कि क्या होगा। तो जब ये श्योरिटी नहीं रहती है कि कौन सा वाला रिजल्ट आएगा, तो हर रिजल्ट का अलग अलग इंडिविजुअल परसेंटेज चांसेस हम लोग प्रोबेबिलिटी से पता कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी वी स्टडी द such type of questions या problems which have one or more than one results are possible। ठीक है, मोर देन वन रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, लेकिन कंप्लीट एक बार में एक ही होगा, और ये जो रिजल्ट हैं वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे, कॉइन को टॉस करोगे तो कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, हेड एंड टेल, बट एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। तो ये हेड आना या टेल आने का जो चांस है वो 1/2 हो गया। तो ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ सकते हैं, तो कौन से रिजल्ट के क्या चांसेस हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक तरह से किसी भी इवेंट के होने का परसेंटेज है। ठीक है, जैसे डाइस को थ्रो करो, तो डाइस पर अगर हम देखें तो 1 से लेके 6 तक डिजिट होते हैं, और अगर आप उसको थ्रो करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा। तो डाइस को थ्रो करने पर मोर देन वन रिजल्ट पॉसिबल है, लेकिन एक रिजल्ट आएगा कोई भी। तो वो जो रिजल्ट आ रहा है उसके क्या चांसेस हैं, या अलग अलग इवेंट बन जाती हैं और उन इवेंट के चांसेस निकालने होते हैं, तो वो चांसेस हम लोग प्रोबेबिलिटी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। सिंपल भाषा में कहा जाए तो कोई ऐसे इवेंट जिसके एक से ज्यादा रिजल्ट्स हैं। मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट एक इंटरव्यू देने के लिए गए, तो उसमें कई चीजें हो सकती हैं, दोनों सिलेक्ट नहीं हो, दोनों सिलेक्ट हो जाएं, पहला स्टूडेंट हो जाए दूसरा नहीं हो, पहला नहीं हो दूसरा हो जाए, लेकिन कोई एक कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। जब वो इंटरव्यू दे के आएंगे तो ये जो मैं केसेस बता रहा हूं इनमें से कोई एक ही कंप्लीट होगा। तो ऐसे इवेंट जिनके एक से ज्यादा रिजल्ट्स हैं पर कंप्लीट एक होगा, और वो कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट जो पूरा हो रहा है उसके होने के चांसेस क्या क्या हैं, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। पहले एक्सपेरिमेंट समझो, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट समझो। एक्सपेरिमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी ऐसी इंसिडेंट्स हमारे चारों तरफ हो रही हैं जिनके एक से ज्यादा रिजल्ट हो सकते हैं, वो सभी क्या है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो अब मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूँ, तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मैं दोनों बॉयज ले लूँ, हो सकता है मैं दोनों गर्ल्स ले लूँ, या 1 बॉय
वन गर्ल ले लूँ, तो ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो। तो ये मैं जो स्टूडेंट को चूज कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स चल रहे हैं जिनमें मोर देन वन पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर जो रिजल्ट हैं वो सारे यूनिक नहीं हो, ऐसे समझ लो कि कॉइन पे दोनों तरफ हेड आ जाए, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्योंकि दोनों तरफ हेड आना मतलब फिर तो रिजल्ट एक ही आएगा। आप कॉइन थ्रो करोगे और आएगा क्या? हेड। जैसे शोले मूवी में अमिताभ बच्चन ने जो कॉइन थ्रो किया कि वहां पर गब्बर से लड़ने के लिए कौन जाएगा और बसंती को बचा के कौन ले जाएगा, तो उसने रुकने के लिए कॉइन थ्रो किया और बोला हेड, और उसके कॉइन पे दोनों साइड में क्या था? तो उसने दिखा दिया धर्मेंद्र को कि ये हेड आया है, मैं रुकूंगा। आज के होते कोई, आज के जनरेशन, तो वो क्या कहते कि जिसका सही निकलेगा वो भाग जाएगा और जो हार जाएगा वो रुक जाएगा। ठीक है। तो बस रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है फिक्स रिजल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे बॉयज ही होते और गर्ल्स नहीं होती, तो मैं कोई भी टू को अगर सिलेक्ट करूंगा तो वो क्या होंगे? तो वहां पे यूनिकनेस नहीं है, सॉरी, वहां पे यूनिक रिजल्ट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जहां यूनिक रिजल्ट नहीं होते हैं। जैसे आप कॉइन थ्रो करो, डाइस फेंको, डाइस में क्या होगा? सारे नंबर अलग होते हैं 1 से 6 तक, तो उसमें भी नॉट यूनिक है। जो वो आउटकम्स है, आउटकम्स का मतलब क्या होता है? जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करके कंप्लीट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? आउटकम्स। ठीक है। आ गया समझ में? ये क्लियर हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट? नेक्स्ट क्या है? सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस की डेफिनेशन ये है कि ये एक सेट है किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट ही सैंपल स्पेस होता है। जैसे एक हम फिक्स कर लेते हैं, डाइस को थ्रो करना है, तो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, वो क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और डाइस थ्रो करने पर रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं? क्या क्या आ सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक कुछ भी। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस एस हो जाएगा ऑन थ्रोइंग आ डाइस। तो जो पॉसिबल आउटकम्स का सेट है, जानते होंगे सेट को करली ब्रैकेट में एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो ये सेट है। तो जो पॉसिबल, सारे पॉसिबल आउटकम का सेट है, वो क्या होगा? सैंपल स्पेस। और सैंपल पॉइंट्स क्या होता है? जब सैंपल स्पेस के एलिमेंट को काउंटिंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो वो क्या आ गए? 6। तो हम बोलेंगे कि इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। ठीक है, समझ आ गया? सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस वो होते हैं जिनके पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो क्या हो? काउंटेबल हो, फिक्स हो, लिमिटेड हो, तो वो क्या है? फाइनाइट सैंपल स्पेस। और अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है, जैसे हमने कह दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर तो फिर क्या हो गए? इनफाइनाइट हो गए। तो ऐसे सैंपल स्पेस जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है, फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, वो क्या है? इनफाइनाइट सैंपल। ठीक है, समझ में आ गया? अगली हेडिंग क्या? इवेंट्स। इवेंट्स क्या होती हैं? जैसे हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बने सैंपल स्पेस, उस सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट होते हैं,
ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। ऐसे समझ लो कि जैसे डाइस को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस क्या बन रहे थे, 1 2 3 4 5 और अब इसमें जो सबसेट बनेंगे ना, सबसेट 5 भी हो सकता है, सबसेट हो सकता है 1 2 1 1 एलिमेंट वाले हो सकते हैं, पेयर वाले हो सकते हैं 1 2 2 3, ऐसे पेयर वाले हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं 1 2 3, ऐसे करके जितने भी सबसेट इसके बन सकते हैं वो हर एक सबसेट क्या है, एक इवेंट। जैसे अब मैं बनाता हूं इसमें से इवेंट, मैंने बोला कि इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, तो उसमें क्या क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा 1 2, तो ये इवेंट हो गया। इसी में से मिलेंगे सारे एलिमेंट जो मैं बोलूंगा। इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 5 6, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, अरे 4 और 6 कहाँ है प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, द वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो ये मैं जो बोल रहा हूं वो सभी क्या है, इवेंट है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल एक और लिया था कि सिलेक्टिंग एनी 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास, तो उसके इवेंट क्या हो जाएंगे, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 1 बॉय 1 गर्ल, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉयज, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। इवेंट होता है सैंपल स्पेस के ही सबसेट। पहले क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या आएंगे, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में से क्या बनेंगे, इवेंट, सैंपल पॉइंट और इवेंट। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, देखो प्रोबेबिलिटी जैसा कि अभी बताया गया कि ये परसेंटेज होता है, ये चांस होता है, कितने परसेंट चांस है। तो एक तरह से जो इसकी वैल्यू है वो रेशियो में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको कहीं तुम मेले में गए और तुमने वो गुब्बारे फोड़ने वाला गेम खेला, तो तुमको बंदूक से निशाने लगाने को वो देता है ना, तो उसने मान लो तुमको 10 और चांसेस दिए, तो 10 में से तुमने 6 हिट कर दिए, 4 नहीं करे, तो तुम्हारे हिट करने के चांस क्या हो गए, 6/10, और हिट नहीं करने के, तो ऐसे चांसेस बन के आए ना परसेंटेज में। तो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केस ऑफ एनी इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कह लो, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कह लो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस कह लो, एक ही बात है। जैसे डाइस को फेंका, तो डाइस रोल करने से सैंपल स्पेस आ गए 6, और अगर इवन नंबर की बात करें कि आप इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेवरेबल केस क्या है, इवन नंबर के फेवर वाले केस क्या है, अरे बोलो, 2 4 और 6 डाइस में, तो फेवर वाले केस 3 और टोटल 6, 3/6, 1/2, 50%। तो जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो इवन और ऑड आने के चांसेस 50-50% हुए कि नहीं। तो बस यही फॉर्मूला है किसका, प्रोबेबिलिटी का। ये फॉर्मूला फॉर्म कैसे आई है, इवेंट ए है, इवेंट ए के फेवरेबल केस के नंबर्स कितने हैं ने, और सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट के नंबर क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। अगर इवेंट ए की जगह कोई और लेते हैं तो पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। आ गया समझ में, ये क्या थी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल नॉर्मल टाइप से हम समझ सकते हैं कि किसी भी इवेंट के दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो कंप्लीट हो जाए
या वो नहीं हो। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कोई भी इवेंट होने के ना होने के चांस, मतलब बिल्कुल नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। और जब कोई इवेंट 100% चांस है कि होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। जैसे कॉइन में अगर दोनों साइड हेड है, आप थ्रो करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1, क्योंकि उसके 100% चांस है। और उसी में टेल आने की 0। 0। तो कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो ना तो 0 से कम हो सकती है और ना 1 से। देखो कोई भी इवेंट है, ज्यादा से ज्यादा क्या है? कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो गया तो 100%। अब तुम कह रहे हो सर बहुत ज्यादा कंप्लीट हो रही है, भयंकर तरीके से कंप्लीट हो रही है, भर भर के कंप्लीट हो रही है, तो ये क्या होता है? तुमने कॉइन थ्रो किया, हेड आ गया। सर बहुत बड़ा हेड आया है सर, सर बहुत जबरदस्त हेड आया है सर, 200% चांस हेड के। 100 से ऊपर कैसे हो जाएंगे? अरे हेड माने हेड। अब ये क्या है कि बहुत ज्यादा हेड आ गया, बहुत तेजी से हेड आ गया और ऐसा हेड आ गया। तो 100 से ज्यादा परसेंट किसी चांस का, किसी इवेंट का चांस नहीं। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया। यहाँ पे इक्वल भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब कोई इवेंट के चांस है कि वो नहीं होगा, कॉइन में दोनों तरफ हेड है, तुम्हें पता है टेल मांगोगे आएगा नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 0 भी आ सकती है, तो इक्वल लेना पड़ेगा ना। तो द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। नेक्स्ट क्या है? कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और कोई श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। एग्जाम्पल तुमको पता ही है ना? जैसे कोई हेड वाला कॉइन है, हेड बोल रहे हैं तो वो श्योर इवेंट है, और टेल है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट, टेल आ ही नहीं सकता उसमें। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक बॉक्स है, एक बैग है, बैग में रेड, ब्लैक और व्हाइट कलर की बॉल्स है, और तुमसे बोला जाए कि रेड बॉल ड्रॉ करके बताओ निकाल के, तो इम्पॉसिबल है। और अगर उसमें मान लो व्हाइट बॉल्स हैं, ब्लैक नहीं है, सिर्फ व्हाइट है, और तुम उसमें से कोई भी बॉल निकालोगे, और एक तुमसे बोले कि कोई भी बॉल निकाल ले, मैं गारंटी देता हूँ व्हाइट आएगी, तो अब उसको पता है इसमें सारी व्हाइट है, तो वो व्हाइट बॉल ही निकलेगी। ठीक है। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज पी ए, एंड नॉट हैपनिंग जिसका होता है ना, नॉट हैपनिंग का मतलब है कि किसी भी इवेंट के नहीं होने की, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं? पी नॉट ए। ये पी नॉट ए है, ऊपर बार लगाए ना, यानी नॉट हैपनिंग ऑफ ए, नॉट अकरेंस, नॉट हैपनिंग। तो अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है पी है और नहीं होने की पी नॉट है, तो उनका सम क्या होता है? 1। यहां से एक रिजल्ट और बना सकते हैं ना, अगर किसी भी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नॉन अकरेंस वाली प्रोबेबिलिटी को 1 में से, और नॉन अकरेंस की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट को 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो बीच में भी पूछ सकते हैं जब भी। अब आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इवेंट जो होती है उसको कंप्लीट करने के कुछ टाइप होते हैं और इनकम्प्लीट करने के कुछ टाइप होते हैं। तो टोटल चांसेस उसके ए प्लस बी हो जाते हैं। मान लीजिए एक वर्क है, जैसे वो टारगेट हिट करने वाला एग्जाम्पल है, तुमने बैलून हिट किए, तुम्हें चांसेस मिले 10, तुमने हिट किए 6 और नहीं किए 4, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ हिटिंग द टारगेट इज 6 एंड नॉट हिटिंग द टारगेट इज 4। तो जो वर्क है वो 6 टाइप से कंप्लीट हो रहा है, 4 टाइप से, तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या होगा? 6 + 4 यानी ए प्लस बी। तो यहाँ पे यही लिखा है, इफ एनी इवेंट ए कैन हैपन इन ए टाइप्स, फेल्स इन बी टाइप्स, then the probability of happening of event A PA equal to favorable case upon total, ऐसे not happening B upon A plus, और इनका सम करके देखोगे तो 1 आएगा।
क्योंकि जब सम करोगे तो ए प्लस बी तो सेम हो जाएगा, नीचे ऊपर ऐड होके क्या आएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं। इसी में जो ए टाइप से कोई इवेंट कंप्लीट हो रही है और बी टाइप से नहीं हो पा रही है, तो एक होता है ऑड्स इन फेवर, एक होता है ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर का मतलब है जब आपके फेवर की कोई बात होती है, और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब है जब आपके अगेंस्ट में कोई बात हो। जैसे कि तुमने टारगेट हिट की है तो तुम्हारे फेवर की बात क्या है, हिट करना है या हिट नहीं करना। तो वर्क जितने टाइप से कंप्लीट हो रहा है, जितने टाइप से नहीं हो रहा है, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, ऑड्स एंड फेवर। तो फेवर में जो कंप्लीट हो रहा है ना जितने टाइप से, वो पहले आ जाएगा, तो ए रेशियो बी। और अगर ऑड्स अगेंस्ट की बात करें तो जो कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो हमारे अगेंस्ट में है, वो पहले आ जाएगा, और जितने टाइप से हो रहा होगा वो बाद। इसी को बोलते हैं ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट। जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके ऑड्स इन फेवर क्या होंगे, 6:4, और ऑड्स अगेंस्ट 4:6। कुछ प्रोबेबिलिटी की थ्योरम है। फर्स्ट वाली तो जस्ट हमने अभी करी है, एक बार इसको देख लें। अगर ये अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नॉन अकरेंस को 1 में से माइनस कर दो, और नॉन अकरेंस की निकालनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। नेक्स्ट थ्योरम है, A and B are any two event of sample space, then P A minus B और P B minus A के ये फॉर्मूले हैं। P A माइनस बी का फॉर्मूला होता है P A माइनस P A इंटरसेक्शन B, और P B माइनस A का होता है P B माइनस P A इंटरसेक्शन। अगर आप लोगों ने 11th क्लास के सेट्स पढ़े हो तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है, मैं एक बार दिखा देता हूं। जैसे टू इवेंट है किसी भी सैंपल स्पेस की, और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सी होती है, जिनमें कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। अगर दो ऐसे इवेंट जिनमें एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है, वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर कॉमन होगा तो इसका मतलब है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इसमें कॉमन है। तो अब ये क्या है, इवेंट ए, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, और ये पार्ट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, और बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी। तो ये जो मैंने शेड किया है ना, यही क्या है, ए माइनस बी। तो ये जो शेड वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूं तुमको, क्या पूरे ए में से ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा हटा दो तो ये आ रहा है कि नहीं, ए माइनस बी जो ये पार्ट आ रहा है ना, ये वाला, इसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, तो वही तो लिखा है, ए माइनस बी मीन्स ए में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, ए इंटरसेक्शन में। तो ये जो सेट का फॉर्मूला है वही किस में, प्रोबेबिलिटी में। तो पी ए माइनस बी इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन। और इसका मतलब क्या होता है, ए में से जो नॉट बी वाला पार्ट है वो हटा दो, ए इंटरसेक्शन नॉट बी। नॉट बी का मतलब है कि ए का कॉमन किससे लो, नॉट बी वाला। नॉट बी वाला पार्ट यही तो है जिसमें बी नहीं है, तो ए में नॉट बी वाले पार्ट को क्या किया, कॉमन। तो इसको हम एक तरह से ऐसे समझें कि ए माइनस बी मतलब नॉट बी, और उसका इंटरसेक्शन ए से। ठीक है, तो इससे ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, इसको तो नहीं करेंगे, रेयरली। तो बस समझना ये है कि पी ए माइनस बी मीन्स पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन, और पी बी माइनस ए हो तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन।
ये है ना, देख लो इधर, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये बी माइनस है, ये बी माइनस है ये वाला। तो ये बी माइनस से कैसे आया है, ये पूरा बी था ना, तो बी में से किसको हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, तो ये येलो वाला बी माइनस से आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ये वाली थ्योरम। अगली थ्योरम ये भी सेट से बनी है, याद कर लेना। जैसे सेट की प्रॉपर्टी होती है ना, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन का मीन्स होता है और इंटरसेक्शन का मीन्स होता है एंड। ए यूनियन बी मतलब ए और बी, है ना। तो अगर इस सेट में हम ए यूनियन बी देखें तो वो कहाँ पे होता है, सेट में ए यूनियन बी कौन सा होता है, ये ए है ये बी है। ए यूनियन बी का मतलब है ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, और जो बीच में दोनों के कॉमन है वो भी। तो ए यूनियन बी हम ऐसे कह सकते हैं ए और बी और बोथ, है ना, दोनों भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर इंटरसेक्शन इधर ले लें, यूनियन इधर ले लें, तो भी फॉर्मूला सेम है, इधर पी ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, इधर पी ए यूनियन भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब कट कर रही है। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुई ना, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये जो कॉमन पार्ट है ये क्या हो जाएगा, फाई, एम्प्टी सेट। यहाँ ए इंटरसेक्शन भी है ही नहीं, और ए इंटरसेक्शन भी अगर फाई हो जाएगा ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। अरे किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0, तो इसको 0 रख देंगे। तो यही फॉर्मूला ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, पी ए प्लस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए पी ए प्लस पी बी। ऐसे ही 3 इवेंट हो तो पी ए प्लस पी बी प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये 13.1 में अप्लाई होंगे फॉर्मूले। यहाँ से मतलब वो जो बेसिक चल रहा था ना पूरा, कुछ 11th का भी था, कुछ 12th का भी था। अभी क्वेश्चंस जो होंगे ना वो इस फॉर्मूले से होने तुम्हारे। होता क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इफ टू इवेंट्स आर सच दैट any one event has already occurred, then the probability of another event is called the conditional probability। किसी एक ही एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट इस तरह से हो रही हैं कि एक इवेंट पहले कंप्लीट हो गई है, तो दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल से समझ लो कि जैसे एक डाइस को 2 बार फेंका गया, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो 2 टाइम थ्रो करने पर अगर आपसे ये कहते हैं कि अगर डाइस के दोनों नंबर सेम हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि सेकंड वाले डाइस पर 2 आता है। तो डाइस पर सेम नंबर आना मतलब 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया इवेंट। और सेकंड डाइस पर 2 ही आ रहा है, इसके केसेस बनाएंगे। तो सेकंड डाइस पर 2 के केस कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2। तो यहां पर 2 इवेंट हो गई कि नहीं, एक कंप्लीट हो गई है जिसमें हम कह रहे हैं कि दोनों नंबर सेम है। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड वाला नंबर क्या होना चाहिए, 2। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं जिनमें किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट पूरा हो चुका है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डिनोट किससे करते हैं इसको, पी
ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए। मतलब क्या होता है इसका? पी ए अपॉन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। जो कंप्लीट हो जाएगी वो डिनोमिनेटर में रहेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर। और अगर पी बी अपॉन ए निकालें तो बी अपॉन ए क्या होगा? बी अपॉन ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और पी बी अपॉन ए होगा तो इंटरसेक्शन तो एक ही बात है, ए का बी से या बी का ए से, तो न्यूमरेटर तो सेम रहता है। यहाँ पे अगर नीचे पी बी है तो इधर अपॉन में पी बी, और अगर यहाँ ए है तो अपॉन में पी पी आएगा। आ गया फॉर्मूला समझ में? सबको आ गया? ये किसका फॉर्मूला है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है इसको समझ ले। ये ना इसके बाद होना चाहिए था जस्ट, क्योंकि इससे बना है। अगर मैं यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बनाऊंगा ना, तो तुम देख सकते हो जैसे पी ए अपॉन बी ये है। अगर इससे मैं पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करता हूं तो वो क्या होगी? पी बी इंटू पी ए अपॉन। और अगर इससे मैं पी बी अपॉन ए पी इससे भी निकालता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, तो ये क्या होगी? पी ए इंटू पी बी अपॉन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब कोई टू और मोर देन टू इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो इवेंट एक साथ हो रही हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। कैसे? मान लो एक पैक ऑफ कार्ड है, ताश की गड्डी, और तुमने उसमें से 2 कार्ड ड्रॉ किए, और तुमसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या है? एस, और सेकंड कार्ड है वो क्या है? किंग। फर्स्ट कार्ड एस होना चाहिए इक्का, और सेकंड कार्ड किंग होना चाहिए बादशाह। तो ए तो एस के लिए आ गया और बी किंग के लिए आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहां पर? जैसे फर्स्ट कार्ड एस है, तो फर्स्ट कार्ड एस है तो पी ए, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा कि फर्स्ट कार्ड एस है और सेकंड कार्ड क्या है? किंग। तो जैसे फर्स्ट कार्ड एस निकला होगा तो एस कितने होते हैं? 4। एंड किंग, ये दोनों कार्ड चाहिए। तो एस के लिए ए, एंड के लिए इंटरसेक्शन, किंग के लिए बी। तो फॉर्मूले में क्या होगा? पहले पी ए इंटू पी बी अपन। अब फर्स्ट कार्ड एस है तो एस कितने होते हैं? 4। टोटल कितने होते हैं? 52। और अब सेकंड कार्ड क्या है? किंग। व्हेन एस इज ड्रॉन, ए कंप्लीट हो गया। बी अपॉन ए का मतलब नहीं बताया मैंने अभी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बी अपॉन ए मीन्स अपॉन वाली इवेंट हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो सेकंड कार्ड किंग के लिए बादशाह 4 होते हैं, और अगर एस निकल चुका है तो 52 में से एस एक चला गया, तो कार्ड जो बचे ना वो ऐसे। तो हाँ, एक इक्का जाएगा, कोई भी 4 में से कोई भी एक जाएगा, एक ही जाएगा। तो बचेंगे कितने? 51 कार्ड बचेंगे। और अब आप जो किंग निकाल रहे हो वो 51 में से निकाल रहे हो। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि वो जो कार्ड निकाला है वो पैक ऑफ कार्ड में वापस नहीं रख रहे। वापस रखेंगे तो यहाँ पे 52 के 52 ही हो जाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें हम लोग एंड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वहां पे क्या होगा, कौन सी थ्योरम बोलेंगे इसको, मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आ गई समझ में थ्योरम? ठीक। ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, पी बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो आ रही है ना वैल्यू वो जीरो नहीं होंगी, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। If A and B are any two independent event of sample space, then the probability of happening of event A and B will be PA intersection B equal to PA into PB। सुनो मेरी बात को, आपने पैक ऑफ कार्ड से कार्ड निकाले तो अगर फर्स्ट कार्ड निकालने के बाद पैक ऑफ कार्ड में वापस नहीं रखा तो वो सेकंड कार्ड जो निकाला है वो इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट होगा। क्यों? वो पहले 52 थे, वापस नहीं रखा तो 51 हो गए। तो ऐसे इवेंट जिनका होना एक दूसरे पर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट इवेंट है। और अगर एक इवेंट के होने या नहीं होने से दूसरी इवेंट पर कोई भी फर्क, तो उसको क्या कहते हैं? अब बात करते हैं, अगर वो कार्ड निकालने के बाद वापस रख दिया पैक ऑफ कार्ड में, तो वापस रखा, एस निकाला, कार्ड निकाला, देखा एस, एस देख लिया और फिर उसको रिटर्न कर दिया, तो 52 के 52 हो गए। तो अगर ऐसे केस में एस एंड किंग का पूछा जाएगा तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हो जाएंगे? तो इस बार जो प्रोबेबिलिटी है ना वो पी ए इंटू पीबी से हो जाएगी। तो एस की 4/52 और किंग की भी, क्योंकि जो दूसरा कार्ड किंग निकाला है उसको जब हमने निकाला है तो कार्ड में तो वही 52, तुमने तो देखा ए से, वापिस रख दिया, अब फिर निकाला, तो ये इवेंट कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है, यानी वो जो पी ए इंटू पी बी अपॉन ए था वो अपॉन वाला ए हट गया। ठीक है, आ गया समझ में? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी। अब आ जाइए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे एक सैंपल स्पेस है कोई, ये सैंपल स्पेस है एस और इसमें कुछ इवेंट हो रही है E1, E2, E3, ये कुछ इवेंट है, ये इसी का हिस्सा है, इस सैंपल स्पेस का ही पार्ट है। और एक इवेंट ये है जो सबके साथ कॉमन है, कॉमन है सबके साथ। इस तरह के सिचुएशंस में हम लोग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। इस सिचुएशन में अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ E1 और के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ E3। क्या होता है, ये मैंने 3 इवेंट के लिए बताया है। जब हम जनरल टाइप से पढ़ते हैं तो वो n इवेंट के लिए होता है, तो उसको किस में लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा I1 से लेके n और पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई। तो इसमें ये 1 2 3 से कहां तक जाएगा, n तक। अभी मैंने तुम्हें लिमिटेड में समझा रहा हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये ए इवेंट जब एक सैंपल स्पेस के कुछ पार्टीशन हिस्से हैं उसके साथ हो रही है ए इवेंट, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी इसकी किससे निकलेगी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कैसे समझे, जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया, 3 बैग हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3, उनमें ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट बॉल्स हैं।
ये 3 बैग, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 6, ऐसे। तो क्वेश्चन ये है कि 3 बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करके और उससे एक बॉल निकाली गई है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ 3 बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट बॉल या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक बॉल। तो ऐसे केस में टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होती है जहां एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। ब्लैक व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग से भी निकल सकती है, सेकंड से भी, और अच्छा बैग कितने 3। जब तुम इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, मैंने कहा तुमसे ये बैग रखे हुए हैं, आ जाओ और एक बॉल निकालो और वो व्हाइट होनी चाहिए। तो तुम पहले बैग चूज करोगे कि नहीं, कि डायरेक्ट बॉल ऐसे निकल आएगी? डायरेक्ट भी नहीं, वो तो मानी ही जाएगी कि तुमने एक बैग फाइनल किया है। आके बोलोगे फर्स्ट से निकाल लूं या सेकंड से या थर्ड से, तो ऑप्शन होगा ही कि नहीं। तो अब व्हाइट बॉल का जो निकलना है ना, वो तो इवेंट क्या हो गया, ए, क्यों व्हाइट बॉल की चाहिए, ये ए हो गया। अब ये व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग से निकलेगी तो E1, सेकंड से निकलेगी तो आपने सेकंड चूज किया, उसकी प्रोबेबिलिटी E2, और थर्ड किया तो, अच्छा बैग कितने हैं 3, तो किसी एक बैग को चूज करोगे तो 1/3 बैग चूज एक किया, ऑप्शन 3 प्रोबेबिलिटी, तो 1/3 E1 की, 1/3 E2 की और 1/3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/3। ये आपने फर्स्ट बैग चूज कर लिया 3 में से। अब उससे क्या निकालना है, ए कौन है व्हाइट, E1 कौन है फर्स्ट बैग, तो व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट बैग। व्हाइट कितनी है फर्स्ट में, टोटल कितनी है 7, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। और ऐसा भी हो सकता था कि वो बॉल सेकंड बैग से निकले, एंड नहीं बोलेंगे, फर्स्ट से भी निकाल लियो, सेकंड से भी और थर्ड से भी, तो 3 बॉल निकल आई। तो या तो फर्स्ट से और सेकंड से और थर्ड, तो और के लिए प्लस, अब P2 क्या आएगा 1/3 और A/E2, व्हाइट फ्रॉम सेकंड 5, टोटल 9, ऐसे E3 1/3 और व्हाइट फ्रॉम थर्ड 6/, ऐसे क्वेश्चंस को हम किससे करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे E1 E2 E3 क्या है, सैंपल स्पेस के पार्टीशन, और ए वो इवेंट है जो तीनों के साथ हो रही है। देखो वो डायग्राम, ये ए E1 से भी निकल सकती है, E2 से भी। तो जहां ऑप्शंस होते हैं वहां हम लोग यूज करते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट बेस थ्योरम। बेस थ्योरम भी टोटल प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है। टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या देखा कि हमारे पास सैंपल स्पेस के ऑप्शन होते थे, उनमें से किसी एक को चूज करके उससे इवेंट ए होता है। अब इस बेस थ्योरम में क्या होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रिवर्स में आके इवेंट पूरी होने के बाद रिवर्स में आके प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो वहां पर बेस थ्योरम अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, अब मैं कह रहा हूं अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एनी वन बैग एंड इट इज व्हाइट। तीनों बैग हैं, ब्लैक व्हाइट बॉल है, आप गए बैग चूज किया, बॉल ड्रॉ कर ली और वो व्हाइट है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो मैं वापिस गया कि नहीं, देखो पूरा इवेंट हो गया। कैसे हो गया, तुम आए, बैग चूज किया, बॉल निकाली, बॉल का व्हाइट ब्लैक पूछते हैं प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर बॉल का कलर बता रहे हैं कि वो व्हाइट बॉल है, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो किससे निकली है, फर्स्ट बैग से या फिर तो ये बैक में जाके नहीं पूछी ये वाली बात, रिवर्स में पूछी कि नहीं पूछी ना। जैसे इस क्लास में बॉयज गर्ल्स हैं, मैं बोलता हूं 70% से ऊपर वालों को ए ग्रेड दिया जाता है। एक एग्जाम हुआ और मैंने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और उसका ग्रेड ए है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉय है या प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो गर्ल है।
तो ये रिवर्स में गए कि नहीं। और अगर इसी को ऐसे पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए बाय एनी स्टूडेंट, तो ग्रेड ए वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी पूछते तो बॉय का भी ग्रेड ए आ सकता है। और तो ये सिंपल एक ही ट्रैक पे चल रही है, सेम डायरेक्शन में। बेस थ्योरम मतलब रिवर्स आ गए। तो यहां पर बेस थ्योरम में फिर क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है ना ई आई अपॉन ए, तो मैं बैग के अकॉर्डिंग बताता हूं। जैसे सेकंड बैग है, तो सेकंड बैग से क्वेश्चन क्या था, ए मींस व्हाइट बॉल, और E2 ऊपर है। अब E2 का मतलब है सेकंड बैग से व्हाइट बॉल, E2 विथ ए। तो E2 विथ ए मतलब व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2, ये सेकंड बैग के फेवरेबल केस आ गए, और नीचे क्या हो जाएगा P1 ए अपॉन टोटल केसेस, P2 ए अपॉन E2, और P E3 इंटू P, ये तो फेवरेबल केस आया कि व्हाइट बॉल निकली और वो सेकंड बैग से निकली। और यहाँ पे ये तीनों केस आ गए कि व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग से, व्हाइट बॉल और व्हाइट बॉल, ये टोटल केसेस, ये फेवरेबल केस। इसको कहते हैं बेस थ्योरम। और अगर इसमें ही यहाँ पे E1 होगा तो ऊपर E1 आ जाएगा, नीचे 3, और E3 होगा तो, और इसमें ही अगर बॉयज गर्ल्स की बात करें तो ये वाला केस चला जाएगा, फिर वो दो के लिए ही हो जाएगा। ऑप्शन आ गए ना कि जो ग्रेड ए वाला स्टूडेंट है वो बॉय भी हो सकता है, वो तो वो E2 तक रहेगा, E4 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शंस कितने हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेस थ्योरम। ये पैक ऑफ कार्ड की जानकारी है तुमको। टोटल 52 कार्ड होते हैं। स्पेड हुकुम ब्लैक कलर का 13 कार्ड। इंग्लिश नाम याद रखना, क्वेश्चन में हुकुम चिड़ी ईट पान लिख के नहीं आएगा। हाँ ऐसे ही आएगा। क्लब चिड़ी ब्लैक कलर होता है। डायमंड ईट के पत्ते 13 होते हैं रेड कलर। हार्ट 13 होते हैं रेड कलर। रेड कलर वाले 26, ब्लैक कलर वाले 26। इस हर ग्रुप को कहते हैं सूट। कितने सूट है, 4। कौन कौन से, स्पेड क्लब डायमंड हार्ट। मैं बोल रहा हूं वो सारा सिंबल भी बने हुए। हाँ अब हम बात करते हैं, ये इसमें आते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12। 4 जैक गुलाम, 4 क्वीन और 4 किंग। ठीक है, टोटल कितने कार्ड हैं, 12 फेस कार्ड है। और ऑनर कार्ड कितने होते हैं, 16। ऑनर कार्ड 16 कौन कौन से, 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। ठीक है, ऑनर कार्ड 16 होते हैं। आगे समझ में। हाँ, अब ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना और इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कोई डाउट है तो इसका बताना।